तो आज की इस विस्तृत विश्लेषण में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है झारखंड करंट अफेयर्स 2025-26। ये एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक भारी भरकम टॉपिक है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें हालिया चुनाव परिणाम है, नई सरकार के मंत्रियों की लिस्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट है और कई सूचकांक, नियुक्तियां और पुरस्कारों के ढेरों आंकड़े मौजूद हैं। और अमूमन जब हम ऐसे सरकारी दस्तावेज या करंट अफेयर्स की किताबें देखते हैं तो वो तथ्यों से भरी बहुत ही उबाऊ किताबों जैसी लगती हैं। राइट। जी बिल्कुल, बस रटने वाली सामग्री लगती है। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा का लक्ष्य सिर्फ उन आंकड़ों को एक एक करके पढ़ना नहीं है। हमारा मिशन इन पन्नों के पीछे छिपी असली कहानी को बाहर लाना है। सही कहा। क्योंकि ये डेटा एक ऐसे राज्य की तस्वीर पेश करता है जो राजनीतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मोर्चे पर बहुत तेजी से बदल रहा है। तो जो लोग बिना किसी भारी भरकम लेक्चर के इस राज्य की वर्तमान स्थिति को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा एक बेहतरीन शॉर्टकट साबित होगी। हाँ, और जो लोग इस विषय को फॉलो करते हैं उन्हें भी इसमें कुछ नए नजरिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए इन दस्तावेजों के पन्ने पलटते हैं। इन आंकड़ों में कुछ कमाल की ट्रिक्स और चौंकाने वाले तथ्य हैं जो सच में ध्यान खींचते हैं। देखिए, इन सब में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। जब हम इन नंबरों को जोड़कर देखते हैं तो साफ हो जाता है कि राज्य किस नई दिशा में जा रहा है, नीतियां कैसे बन रही हैं और जमीन पर असल बदलाव कैसे हो रहा है। तो इस बदलाव को समझने के लिए हम सबसे पहले उस विषय पर चलते हैं जिसने हाल ही में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। मेरा मतलब है चुनावी गणित। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़े। जी, ये आंकड़े एक बहुत ही दिलचस्प और कहूं तो स्पष्ट विरोधाभास पेश करते हैं। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव में राज्य की कुल 14 सीटों में से बीजेपी का दबदबा रहा। हाँ, जहां उन्होंने 8 सीटें जीती। बिल्कुल। लेकिन जब हम विधानसभा चुनावों की तरफ मुड़ते हैं, जहां कुल 81 सीटें थीं, तो तस्वीर एकदम से पलट जाती है पूरी तरह से। विधानसभा में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके बाद बीजेपी को 21, कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4 और सीपीआई को 2 सीटें मिले। तो एक ही साल में हुए 2 चुनावों में वोटर्स का ये अलग अलग रुख काफी कुछ सोचने में मजबूर करता है। वही तो, ये विरोधाभास असल में क्या दर्शाता है? देखिए, बिना किसी राजनीतिक दल का पक्ष लिए अगर हम सिर्फ इस ट्रेंड का विश्लेषण करें तो ये भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का एक शानदार उदाहरण है। मतलब मतदाता अब बहुत स्पष्ट हैं कि उन्हें क्या चाहिए। बिल्कुल, ये डेटा दिखाता है कि मतदाता अब राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों और राज्य स्तर के मुद्दों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींच रहे हैं। लोकसभा चुनाव में फोकस इस बात पर है कि केंद्र में सरकार का ढांचा कैसा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा कैसी हो, लेकिन विधानसभा में उनका पूरा ध्यान स्थानीय मुद्दों, क्षेत्रीय नेतृत्व और जो जल, जंगल, जमीन के अधिकार हैं उन पर आ जाता है। ये काफी क्लियर मैसेज है। और इसी चुनावी गणित को याद रखने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही मजेदार ट्रिक भी दी गई है। हाँ, वो मैजिक नंबर वाली ट्रिक। जी, लोकसभा की उन 14 सीटों के नतीजों को याद रखने के लिए एक मैजिक नंबर है 1, 2, 3, 8। 1, 2, 3, 8। हाँ, यानी आजसू को 1 सीट, कांग्रेस को 2, जेएमएम को 3 और बीजेपी को 8 सीटें। ये एक ऐसा क्रम है जो इन जटिल आंकड़ों को दिमाग में बैठाने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। ऐसी ट्रिक्स सच में बहुत काम आती हैं, लेकिन इन नंबरों के पीछे जो चेहरे हैं वे राज्य की राजनीति की असल कहानी कहते हैं। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव में कुछ बहुत ही रणनीतिक जीत देखने को मिली, जैसे कि गांडिया सीट और डुमरी सीट। हाँ, गांडिया से कल्पना सोरेन और डुमरी से जयराम महतो की जीत सबसे प्रमुख है। ये दोनों नाम राज्य भर में काफी चर्चा में रहे और हार जीत के कुछ बड़े रिकॉर्ड भी बने हैं इस बार। सबसे बड़ी जीत पाकुड़ से निषाद आलम के नाम रही और सबसे कम अंतर से जीत निर्मल महतो ने दर्ज की। लेकिन एक आंकड़ा जिसने मुझे सच में हैरान किया, वो रांची से सीपी सिंह की लगातार 7वीं बार जीत है। 7 बार लगातार जीतना राजनीति में कोई छोटी बात नहीं है। वही तो, जहां 1 या 2 कार्यकाल के बाद सत्ता विरोधी लहर या एंटी इनकम्बेंसी हावी हो जाती है, वहां ये असाधारण है। ये साबित करता है कि जब कोई नेता अपने शहरी या स्थानीय वोटर्स के साथ सीधा और व्यक्तिगत जुड़ाव बना लेता है तो बड़ी राजनीतिक लहरें भी उस किले को नहीं ढा पाती। बिल्कुल, और राज्य के इसी राजनीतिक परिदृश्य में केंद्र में प्रतिनिधित्व भी उतना ही अहम है।
अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला है, जो कि एक बेहद शक्तिशाली कैबिनेट पद है। हाँ, इसके अलावा संजय सेठ को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री यानी एमओएस बनाया गया है। यहाँ जो राज्य मंत्री या एमओएस का जिक्र आया है, उसे थोड़ा सरल शब्दों में समझना उपयोगी होगा। देखिए, इसे ऐसे समझे कि एक कैबिनेट मंत्री किसी भी मंत्रालय का प्रमुख होता है जो बड़े फैसले लेता है। वही राज्य मंत्री उनके सहयोगी के रूप में काम करते हैं। मतलब वे विशिष्ट विभागों या रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं। सही कहा। तो रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में झारखंड की यह उपस्थिति अब केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि फैसलों में भी राज्य की भागीदारी है। तो केंद्र से लौटकर अगर हम राज्य के प्रशासन की तरफ आएं, तो नई कैबिनेट के गठन के आंकड़े सामने आते हैं, और यहाँ भी विभागों को याद रखने की एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिक है। वो आपदा प्रबंधन मंत्री वाली। हाँ, इरफान अंसारी को आपदा प्रबंधन मंत्री बनाया गया है, और नोट्स में इसे याद रखने का तरीका दिया है, इमरजेंसी में फोन चाहिए। बहुत बढ़िया। इमरजेंसी मतलब आपदा, और फोन से इरफान। इस तरह की ट्रिक से भारी भरकम नाम आसानी से याद हो जाते हैं। और बाकी मंत्रियों के भी अहम विभाग हैं। जी, राधाकृष्ण किशोर को वित्त मंत्री, शिल्पी नेहा तिर्की को कृषि मंत्री, दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री और सुदिव्य कुमार को पर्यटन और खेल मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। ये विभाग किसी भी राज्य की रीढ़ होते हैं। और अगर हम हफीजुल हसन की बात करें, जिन्हें जल संसाधन विभाग मिला है, और इरफान अंसारी का आपदा प्रबंधन विभाग, तो ये झारखंड के भौगोलिक ढांचे में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। झारखंड में पठारी और जंगली इलाके हैं, तो जल संरक्षण हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। बारिश का पानी तेजी से बह जाता है, जिससे खेती प्रभावित होती है। हाँ, और खनन क्षेत्रों में दुर्घटनाएं या मौसम की मार जैसी आपदाएं भी आम हैं। इसलिए ये विभाग सीधे तौर पर आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं। और प्रशासन को चलाने के लिए सिर्फ मंत्रियों की ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों की भी अहम भूमिका होती है। संवैधानिक पदों की भी। जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, और दस्तावेजों में एक दिलचस्प तथ्य है कि शक्तिशाली भारतीयों की एक सूची में उन्हें 61वां स्थान मिला है। हाँ। इसके अलावा संतोष कुमार गंगवार नए राज्यपाल हैं, और न्यायमूर्ति MSC सोनक मुख्य न्यायाधीश बने हैं। रविंद्रनाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष हैं। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा है जिस पर हमें खास ध्यान देना चाहिए। तदाशा मिश्रा, जो झारखंड की पहली महिला DGP बनी है। ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली बात है। बिल्कुल। और तदाशा मिश्रा की ये नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है। महानिदेशक यानी DGP पुलिस बल का सर्वोच्च पद होता है। पूरा कानून व्यवस्था का ढांचा उनके आदेश पर काम करता है। हाँ, एक ऐसे राज्य में जहां अक्सर नक्सलवाद या ग्रामीण अपराध की चुनौतियां रही हैं, वहां पुलिस बल के सबसे ऊंचे शिखर पर एक महिला का पहुंचना महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सच में। और मुख्य सचिव के पद पर अविनाश कुमार और महाधिवक्ता के रूप में राजीव रंजन की नियुक्तियां भी महत्वपूर्ण हैं प्रशासनिक स्थिरता के लिहाज से। तो इन सभी राजनीतिक आंकड़ों के बाद सामग्री का अगला हिस्सा राज्य की प्राकृतिक पहचान यानी उसके जंगलों पर केंद्रित है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023। जी, ये आंकड़े बहुत विस्तार से पर्यावरण की कहानी कहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का कुल वन क्षेत्रफल 23,765 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29.81% है। और पूरे भारत के वन क्षेत्र का ये 3.3% हिस्सा है। इसमें एक सकारात्मक बात भी है। हाँ, 2001 से 2023 तक राज्य में 1129 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़े हैं, और हाल ही में 2021 से 23 के बीच भी 45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, इन समग्र आंकड़ों के भीतर जो जिलेवार विवरण है वो असल तस्वीर दिखाता है। आप पश्चिमी सिंहभूम और जामताड़ा के अंतर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। पश्चिमी सिंहभूम वो जिला है जहां राज्य का सबसे अधिक वन क्षेत्र है, करीब 3,378 वर्ग किलोमीटर। और इसके ठीक उलट जामताड़ा है, जहां का वन क्षेत्रफल सबसे कम मात्र 107 वर्ग किलोमीटर है। मतलब सिर्फ 5.9% हिस्सा ही जंगलों से ढका है। एक ही राज्य के भीतर ये भारी असमानता दिखाती है कि हर जिले की भौगोलिक वास्तविकता और आर्थिक गतिविधियां कितनी अलग हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा वो है जिसे हम लातेहार का विरोधाभास कह सकते हैं। हाँ, ये काफी चिंताजनक है। प्रतिशत के लिहाज से लातेहार में सबसे अधिक वन प्रतिशत है,
55.5%। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इसी लातेहार में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। नेगेटिव ग्रोथ। हाँ, जो जिला पहले से ही सबसे घना जंगल समेटे हुए है, वहीं जंगल सबसे तेजी से सिकुड़ रहे हैं। दूसरी ओर गढ़वा जिले ने वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। देखिए, लातेहार का ये आंकड़ा विकास और पर्यावरण के बीच चल रहे पुराने संघर्ष का सबूत है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो हरे भरे जिले हैं वे अपने पेड़ खो रहे हैं? जब घने जंगलों वाले इलाकों में नकारात्मक वृद्धि होती है तो इसका सीधा अर्थ है कि वहां बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क निर्माण या खनन परियोजनाओं के लिए पुराने और परिपक्व जंगलों को काटा जा रहा है। और गढ़वा में जो वन वृद्धि हुई है वो सकारात्मक है, लेकिन नए पौधे लगाकर हम उस जैव विविधता की तुरंत भरपाई नहीं कर सकते जो सैकड़ों साल पुराने जंगलों के कटने से नष्ट हो जाती है। ये तो नीतिकारों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या विकास की कीमत हमेशा पुराने जंगलों को ही चुकानी पड़ेगी? बिल्कुल। और विकास की इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए अगर हम राज्य के विभिन्न सूचकांकों को देखें तो झारखंड की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें उभरकर सामने आती हैं। कैसे? एक तरफ जमशेदपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है, जो शहरी नियोजन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ देवघर पूरे भारत में साइबर अपराध के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हाँ, थर्ड रैंक। और इसके साथ ही एक और आंकड़ा है, खाद्य सुरक्षा के मामले में राज्य की रैंक 29वीं है। ये दूरी तस्वीर इस बात का प्रतीक है कि तकनीक का प्रभाव हर जगह एक जैसा नहीं होता। जमशेदपुर एक नियोजित औद्योगिक शहर है जहां दशकों से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मजबूत सिस्टम है। लेकिन देवघर तो ऐतिहासिक रूप से एक धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र रहा है। वही तो, उसका साइबर अपराध के गढ़ में बदलना एक अलग ही कहानी कहता है। ये बदलाव कैसे हुआ? जब किसी छोटे शहर में अचानक से तेज और सस्ता इंटरनेट पहुंचता है, लेकिन उस अनुपात में युवाओं के लिए तकनीकी रोजगार पैदा नहीं होते, तो वो डिजिटल ऊर्जा गलत दिशा में मुड़ जाती है। मतलब फिशिंग और साइबर फ्रॉड इसी बेरोजगारी और डिजिटल साक्षरता की कमी का नतीजा है। बिल्कुल। और जो आपने खाद्य सुरक्षा में 29वीं रैंक की बात की, वो एक कड़वी याद दिलाती है कि हम डिजिटल दुनिया में कितने भी आगे निकल जाएं, बुनियादी चुनौतियां आज भी वही हैं। समाज के इन विरोधाभासों के बीच इंसान अक्सर अपनी संस्कृति और कला में पनाह खोजता है। ये सच है। शायद इसीलिए स्रोत सामग्री का अगला हिस्सा उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने राज्य की सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान को मजबूत किया है। सम्मानों पुरस्कारों की सूची काफी लंबी है। जी, 2026 के पद्म पुरस्कारों के लिए शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। हाँ, वहीं 2025 के लिए नागपुरी लोक कला के क्षेत्र में महावीर नायक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दस्तावेजों में 2024 में पर्यावरण के लिए चामी मुर्मू और 2023 में हो भाषा के लिए जानुम सिंह सोए को मिले पद्मश्री का भी उल्लेख है। और यहाँ भी एक ट्रिक है ना? जी, हो भाषा के तथ्य को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, हो जानो ही। देखिए, ये सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं है। तो ये किस बात का प्रतीक है? जब महावीर नायक को नागपुरी लोक कला के लिए पद्मश्री मिलता है तो ये उस पूरी मौखिक परंपरा और ग्रामीण संगीत को राष्ट्रीय मान्यता मिलने जैसा है, जो कहीं न कहीं आधुनिक शोर शराबे में खोने लगी थी। बिल्कुल। चामी मुर्मू का पर्यावरण संरक्षण में काम या जानुम सिंह सोए का भाषा के लिए काम, ये दिखाता है कि असली विकास केवल कंक्रीट की इमारतों में नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों को सहेज कर रखने में है। और इसी सांस्कृतिक पहचान को साहित्य के जरिए भी आगे बढ़ाया जा रहा है। किताबों का भी जिक्र है इसमें। हाँ, तुहिन सिन्हा की किताब द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा एंड सिद्धू कान्हू का विशेष उल्लेख है। इसके अलावा युवा लेखिका पार्वती तिर्की को उनकी पुस्तक फिर उगना के लिए 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। साहित्य समाज का आईना होता है। और सिर्फ साहित्य ही नहीं, आधुनिक मनोरंजन और खेल के मैदान में भी राज्य का प्रदर्शन शानदार रहा है। मशहूर गायिका शिल्पा राव को फिल्म जवान के सुपरहिट गाने चलेया के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। क्या बात है। और रिया तिर्की ने मिस यूनिवर्स झारखंड का खिताब अपने नाम किया है। खेलों की बात करें तो 2025 के अर्जुन पुरस्कारों में हॉकी के लिए सलीमा टेटे और शतरंज के लिए वंतिका अग्रवाल का नाम प्रमुखता से दर्ज है। साहित्य और खेल किसी भी समाज के विकास का एक बहुत अच्छा पैमाना होते हैं।
जैसे द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जैसी किताबें आदिवासी इतिहास को मुख्य धारा में लाती हैं। और खेल के मैदान पर? खेल के मैदान पर सलीमा टेटे और वंतिका अग्रवाल जैसी युवतियों की सफलता ये साबित करती हैं कि अगर सही अवसर मिले तो छोटे शहरों से आने वाली प्रतिभाएं भी वैश्विक मंच पर अपना लोहा मनवा सकती हैं। बिल्कुल सही। अब इन सभी उपलब्धियों के बीच स्रोत सामग्री का आखिरी हिस्सा कुछ ऐसी महान हस्तियों को याद करता है जो हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह गए। ओबिचुअरी या श्रद्धांजलि। जी, इनमें सबसे बड़ा नाम उद्योग जगत के दिग्गज रतन टाटा का है, जिनका झारखंड और विशेष रूप से जमशेदपुर शहर के निर्माण से बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता और नागपुरी फिल्मों के भीष्म पितामह कहे जाने वाले धनंजय नाथ तिवारी के निधन का भी उल्लेख है। इन हस्तियों का जाना केवल कुछ व्यक्तियों का जाना नहीं है, बल्कि ये एक पूरे युग के अवसान का प्रतीक है। कैसे? रतन टाटा ने इस राज्य को देश के औद्योगिक मानचित्र पर एक नई पहचान दी थी। विनोद कुमार गुप्ता ने राज्य के शुरुआती दिनों में इसकी न्यायिक नींव रखी थी। और धनंजय नाथ तिवारी ने? उन्होंने उस समय नागपुरी सिनेमा को खड़ा किया जब क्षेत्रीय सिनेमा के लिए संसाधन जुटाना लगभग असंभव हुआ करता था। ये वो लोग थे जिन्होंने एक नए राज्य को दिशा दी थी। तो जब हम इस पूरी चर्चा और इन सभी दस्तावेजों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही विस्तृत और जीवंत तस्वीर उभरती है। एक बदलते हुए राज्य की तस्वीर, चुनाव परिणामों का अलग-अलग रुझान, प्रशासन में महिलाओं का बढ़ता दखल, जंगलों के कटने और बढ़ने का विरोधाभास, साइबर अपराध की आधुनिक समझ।